अलीनगर विधानसभा में इस बार का मुकाबला कैसा होगा? पिछले बार तो वीआईपी ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन फिर वो बीजेपी में जा मिले। तो क्या इस बार यहां वीआईपी की चलेगी या फिर बीजेपी की चलेगी? कैंडिडेट कौन होगा? मुकाबला कैसा है? क्या जन सुराज यहां पर कोई फैक्टर है? रंजन जी, अगर अलीनगर को आप स्कैन करते हैं, अलीनगर की सीट क्या कहती है? देखिए, अभी अगर पूरे बिहार में किसी विधानसभा सीट की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो अलीनगर विधानसभा सीट ही है। और उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि यहाँ फेमस सिंगर मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की बात हो रही है बीजेपी के टिकट पर। मैथिली ठाकुर की मुलाकात हुई विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो इसके बाद ये चर्चा होनी शुरू हुई कि मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि मैथिली ठाकुर खुद बेनीपट्टी से हैं और बेनीपट्टी से ही चुनाव लड़ना भी चाहती हैं, लेकिन बेनीपट्टी में अभी बीजेपी के ही सिटिंग विधायक हैं विनोद नारायण झा, और वो पुराने जो है वो समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं, जनता पार्टी के शासनकाल से या बीजेपी के स्थापना काल से ही कह लीजिए, तब से जो है वो पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो उनका टिकट कटेगा, इस बात की संभावना कम दिखती है। दूसरी बात ये कि वो अभी सिटिंग विधायक हैं, तो ऐसे भी उनके टिकट कटने की उम्मीद कम है। तब ऐसे में सवाल उठता है कि अलीनगर में क्या होगा? अलीनगर में भी तो अभी आप देखिए तो बीजेपी के ही सिटिंग विधायक हैं। जीते तो मिश्री लाल यादव वीआईपी से थे, लेकिन जब वीआईपी के चारों विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो अब मिश्री लाल भी टेक्निकली बीजेपी के ही विधायक हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में उनका टिकट क्यों कट सकता है? तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि उन पर कई तरह के बीच में आरोप लगे। उन पर यह भी आरोप लगा कि पार्टी के प्रति जो है उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर रखा है। उनके बेटे की भी चर्चा हुई बीच में कि वो केवटी से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई तरह की चर्चाएं हुई। बीच में ये भी बात हुई कि तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बात का उन्होंने खंडन किया था और अभी भी वो जनसंपर्क कर रहे हैं, बीजेपी में बने हुए हैं और उनकी दावेदारी भी बनी हुई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस वजह से मैथिली ठाकुर को जो है अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए, अगर मैथिली ठाकुर यहां से उतरती हैं अलीनगर से तो बीजेपी को उसमें फायदा भी दिखता है। यहां पर अगर आप देखें तो ब्राह्मण वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। मैथिली ठाकुर उसका जो है लाभ उठा सकती हैं, वो वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा उनका एक नाम है और उस नाम का जो एक स्टार वैल्यू होता है, वो सेलिब्रिटी वैल्यू जिसको आप कहती हैं, वो वोट भी आपकी तरफ आता है, जो कि किसी कास्ट से बंधा नहीं होता। उनकी फैन फॉलोइंग देखिए, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या देखिए, तो उनकी फैन फॉलोइंग जो है अक्रॉस द कास्ट है। तो बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहेगी और वो ये भी चाहेगी कि फिर मैथिली ठाकुर के आने से जो है स्थिति पूरे मिथिलांचल में जो है वो मजबूत हो। प्लस आपको जो है मैथिली ठाकुर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर प्रचार कर सकती हैं। तो वो फायदा उठाने की बीजेपी की कोशिश अलीनगर में दिखती है। वैसे अलीनगर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट रही। ये यहाँ पर जो है 2008-9 परिसीमन के अनुसार अलीनगर बना था। पहला चुनाव 2010 में हुआ था और तब जो पहले 2 चुनाव हुए थे वहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ही आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और लगातार 2 जीत उन्होंने हासिल की थी। अब 2020 में उन्हें केवटी शिफ्ट किया गया जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब तक वो अलीनगर से जो 2 चुनाव लड़े उसमें उनको जीत मिली। अलीनगर विधानसभा की सीट जो है पहले बेनीपुर सीट का हिस्सा थी। नए परिसीमन में इन सब के बीच बहेरा विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त किया गया और बहेरा से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है
कई बार विधायक चुने गए थे, इनफैक्ट 5 बार, और 2 बार अलीनगर से, तो 7 बार के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी विधान पार्षद हैं, तो उनके चुनाव लड़ने की संभावना तो कम दिखती है। तो एक तरफ तो मैथिली ठाकुर दिखती हैं बीजेपी से, तो दूसरी तरफ से कौन, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप अलीनगर के चुनाव को देखें तो जो अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं उसमें 2 बार आरजेडी को कामयाबी मिली है और 1 बार वीआईपी ने चुनाव जीता था, जो कि अब बीजेपी में चले गए मिश्री लाल यादव। अब यहां पर अगर आप 2010 में देखें कि क्या कुछ हुआ था, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और प्रभाकर चौधरी जेडीयू के टिकट पर थे, तो उन्होंने प्रभाकर चौधरी को 4989 वोटों से पराजित किया था। जेडीएस और कांग्रेस भी यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया था। लेकिन 2015 में महागठबंधन बना, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में अब्दुल बारी सिद्दीकी की जीत का जो मार्जिन है वो भी बढ़ गया, वो 13,460 वोटों से जीते और मत प्रतिशत 37.23% से बढ़कर 48.29% हो गया। लगभग 11% वोट जो है उनके बढ़े। तब मिश्री लाल यादव जो है वो बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनको अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 13,460 वोटों से पराजित किया। लेकिन 2020 में अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से प्रत्याशी नहीं रहे, वो केवटी चले गए। हालांकि सफलता उन्हें वहां नहीं मिली और यहां भी आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा, तो वो फैसला बहुत जो है आरजेडी के अनुकूल नहीं रहा। 2020 में मिश्री लाल यादव वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए में ये सीट वीआईपी को गई थी। आरजेडी से विनोद मिश्रा थे, जैप लोकतांत्रिक से संजय कुमार सिंह और राजकुमार झा एलजेपी के टिकट पर थे। एक बार फिर से चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ जिसमें मिश्री लाल यादव 38.6% वोट लाकर 3,101 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। अब अगर हम बात करें प्रत्याशियों के, संभावित प्रत्याशियों के, तो बीजेपी से तो मैथिली ठाकुर का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। हालांकि मिश्री लाल यादव भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि यहां से मैथिली ठाकुर ही चुनाव लड़ेंगी। और आरजेडी से 2 नाम चल रहे हैं, एक तो विनोद मिश्रा का नाम है वो चल रहा है और एक सैफुद्दीन अहमद हैं, उनका नाम चल रहा है। अलीनगर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, तो यहां पर एआईएमआईएम भी अपना कैंडिडेट जो है वो दे सकता है। और एक नाम महमूद आलम है, वो दावेदारी करते दिख रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि क्या एआईएमआईएम जो है वो अलीनगर लड़ना पसंद करता है। हालांकि यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% से ज़्यादा है, तो एआईएमआईएम का एक टेम्पटेशन यहाँ पर हो सकता है। जन सुराज से कई दावेदार हैं, जिसमें अरशद फारूकी हैं, जयप्रकाश सिंह हैं, विश्व मोहन झा हैं, सोहन झा हैं और विप्लव चौधरी हैं। तो ये 5 नाम जनसुराज की तरफ से चल रहे हैं। अब देखना है जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाता है। अब यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, यादव वोटर्स की संख्या अच्छी है और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या अच्छी है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 12.37%, जो यादव वोटर्स हैं 16.5 से 17.5%, मुस्लिम 21.2%, तो जो MY है वो 38 से 39% के पास पहुंचता है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा आप कह सकती हैं। यहां पर राजपूत 1.5 से 2%, भूमियार बमुश्किल 1%, ब्राह्मण जो हैं वो 16 से 17% के आसपास हैं। तो 18.5 से 19.5% सामान्य जाति के वोटर्स होते हैं। लव कुश और धानुक तीनों वोटर्स को आप जोड़ दीजिए तो 5 से 6% और वैश्य वोटर 4.5 से
5% के आसपास हैं। अदर ओबीसी ईबीसी 19 से 20%, जिसमें मल्लाह वोटर्स जो हैं वो 8 से 9% के आसपास हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप समीकरण देखें तो आरजेडी को सपोर्ट करता दिखता है, क्योंकि 38-39% एमओआई है। अब अगर मुकेश सहनी की वजह से सहनी वोट टुवर्ड्स आरजेडी शिफ्ट होता है तो फिर जो है जीत आसान हो सकती है। लेकिन जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आप देखिएगा कि जो आरजेडी के कैंडिडेट थे ललित कुमार यादव, वेटरन लीडर हैं, उनको 39.3% ही वोट आए थे। मतलब एमओआई जितना पहुंचता है लगभग उतना ही। और दूसरी तरफ कंसोलिडेशन दिखा था, गोपाल जी ठाकुर को 53% से ज्यादा वोट आए थे। तो इसीलिए बीजेपी को अभी भी यहां से उम्मीद है और उनको लगता है कि अगर मैथिली ठाकुर आती हैं तो समीकरण को वो अपने अनुकूल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो समीकरण आरजेडी के पक्ष में दिखता है। आरजेडी चाहेगा कि इस सीट को वापस से अपने पाले में कर ले, तो दूसरी तरफ बीजेपी चाहेगी कि अलीनगर में पहली बार कमल खिलाया जाए। तो ये अलीनगर की सीट और कितनी दिलचस्प यहाँ की जंग होगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। कौन किसका कैंडिडेट और कौन यहाँ से बाजी मारेगा वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे।